आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंथेसिस साहब। और जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका नरेशन, और एक है आपका सिंथेसिस, एक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है आपका सिंटैक्स। और सिंटैक्स पे मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, ट्रांसफॉर्मेशन पे दे चुका हूं, नरेशन पे दे चुका हूं। एक वीडियो जो अभी आपको देना बाकी था वो है सिंथेसिस। तो ये मेरा वीडियो आज जो होने वाला है वो सिंथेसिस पे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में सिंथेसिस का क्या नेचर है, बोर्ड एग्जाम में सवाल सिंथेसिस से कैसे मिलता है, कितना सवाल मिलता है और कितने नंबर का मिलता है। तो आइए बातचीत शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है इसलिए अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में हम लोग देखेंगे कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 सिंपल सेंटेंस मिलेगा। जब भी सिंथेसिस शुरू होती है तो वहां आपको 3 सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। और वो तीनों जो सेंटेंस है, एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। और यही तीनों सेंटेंसेस आपको फॉर्मेशन करना है सिंथेसिस में। यानी बोर्ड एग्जाम में 2 सिंपल सेंटेंस देगा और आपसे कहेगा कि आप इसे एक सिंपल में बदलिए या कंपाउंड में बदलिए या कॉम्प्लेक्स में बदलिए। सिंथेसिस का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे आपको 2 सिंपल सेंटेंस मिलेगा और आपको उसे एक बनाना है। और एग्जाम में आपको ब्रैकेट में देगा कि इन 2 सिंपल सेंटेंस को जो एक सेंटेंस आप नया बनाएंगे, नया सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, वो सिंपल में बनाइए, कॉम्प्लेक्स में बनाइए या कंपाउंड में बनाइए। एग्जाम में ये आपको देगा। आज के वीडियो में 2012 से लेके 2024 तक जितने भी सवाल अब तक सिंथेसिस में पूछे गए हैं वो सभी सवाल के नेचर से हमने सवाल लिए हैं ताकि एक भी सवाल आपका, एक भी नेचर आपका छूटे ना। और बोर्ड एग्जाम में सिंथेसिस का जो एक सवाल आपको मिलेगा वो आप इजिली कर लें। तो सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आइए सीधा आपको ले चलते हैं सिंथेसिस के प्रश्न पर, यानी सिंथेसिस के क्वेश्चन पर। और दोस्तों पहले सवाल को ध्यान से देखा जाए और पहले सवाल में कौन सा नियम लगेगा, एकदम एनालिसिस, एकदम पूरा फुल एनालिसिस एक एक क्वेश्चन पे हम करेंगे, इसलिए सारे सवाल को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। एक काम पहले सेंटेंस में हुआ है और दूसरा काम दूसरे सेंटेंस में हुआ है। और आप जानते हैं कि मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको एक नियम बताया था सिंथेसिस में पार्टिसिपल का, जहां आपने 3 पार्टिसिपल देखा था। उसमें से पहला है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा परफेक्ट है। यहाँ हम लोग परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका पहला काम हुआ है उसके तुरंत बाद आपका दूसरा काम शुरू हुआ है और जो पहला काम हुआ है वो पूरी तरह फिनिश हो चुका है और दूसरा काम फिर शुरू हुआ है। ऐसे केसेस में आप परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में आप जानते हैं कि हम लोग हैविंग का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में आती है। इसलिए इसी नियम को ध्यान में रखते हुए मुझे इस सेंटेंस को हल करना है और इसको सिंपल में ही बदलना होगा। द सन, ध्यान से देखेंगे पहला सवाल, द सन हैविंग राइजन, आगे आपको कॉमा लगाना है, द बॉयज और दूसरा वाला जो क्लॉज है, सेंटेंस है, उसको एज इट इज लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी परिवर्तन आपको पहले काम में करना है। द बॉयज वेंट टू स्कूल। ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। और इसको बदलना है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। जब भी मुझे कोई कंट्रोवर्शियल वर्ड मिले और कहे किस में बदलने के लिए, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, तो हम लोग वहां पे 2 का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब भी हम लोग इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, दो ही इज
पुअर, उसके बाद कॉमा, और दूसरे वाले सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। डिसऑनेस्ट, ये था इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल देखिएगा साहब, कह रहे यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, बदलना किस में है? सिंपल सेंटेंस में बदलना है, करना है यू मस्ट वर्क हार्ड। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भैया? किसके लिए करनी चाहिए मेहनत? सफल होने के लिए। और सक्सीड का मतलब क्या है? सफल बनने के लिए, अर्थात सफल बनने के लिए आपको क्या करनी है? कठिन मेहनत करनी है। और ऐसे केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 lakhs, यहाँ स्पेस रहेगा, लैक्स फॉर इट, बदलना किसमें है? सिंपल सेंटेंस में। जब भी कोई छोटी बड़ी चीज, जब भी कोई चीज बेची जाए और उसकी कीमत लगाई जाए तो हमें वहां पे फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे फॉर का इस्तेमाल हमको कहाँ करनी है साहब? मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस। अब इसके तुरंत बाद मुझे क्या लगाना है? फॉर। फॉर मतलब कितने में उन्होंने बेचा? फॉर 20 lakhs रुपीज, फॉर 20 lakhs, फॉर 20 lakhs कितने में बेचा साहब? 20 lakhs में बेचा, इसलिए यहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? he admitted his error, he expressed his regret। इस सवाल को मुझे कैसे हल करना है? यहाँ कोई एरर है, कोई गलती है या कोई त्रुटि है, उसको उसने एक्सेप्ट किया या एडमिट किया, स्वीकार किया, और उसने जाहिर किया। कैसे? रिग्रेट मतलब दुख से, वो दुखी है इस बात से। और जब भी कोई अपने गलती करके किसी को अफसोस हो, यानी कि वो रिग्रेट कर रहा है, अगर गलती करने के बाद रिग्रेट कर रहा है तो वहां पे हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। तो बाई का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आइए देखा जाए सेंटेंस में इंप्लीमेंट करके। अर्थात ही admitted his error by his regret, by his regret, यानी यहाँ आपको किसका इस्तेमाल करना है? by का इस्तेमाल करना है। अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है? This is the place hence I was attacked by robbers। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो प्लेस की बात की जा रही है, और बदलना किसमें है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जगह की बात की जाती है तो वहां पे हम लोग जो कनेक्टर लगाते हैं वो वेयर लगाते हैं। कैसे लगाया जाता है, आइए देखा जाए। अर्थात दिस इज the place, this is the place where I was attacked by रॉबर्स। ये था इसका सॉल्यूशन। आइए सारे सवाल को आप अच्छे से देखिएगा, एनालिसिस को भी समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एज इट इज सवाल आपको मिल जाए, लेकिन उसके नेचर से ही आपको सवाल मिलेगा, और सिंथेसिस के लगभग सारे नेचर से हमने सवाल लिए हैं। इसके बाद एक सेंटेंस है, हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड न्यूज, ही फेंटेड। बदलना किसमें है? सिंपल में बदलना है। इसका मतलब जो पहले से, यहाँ आपको 3 सेंटेंस मिलेगा, 1 2 3, और तीनों सेंटेंस में जो काम हुआ है साहब वो एक के बाद दूसरा काम लगातार हुआ है, यानी बीच में कोई आपको स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे ही वो न्यूज सुना, न्यूज सुनने के अब, और जैसे ही उसके भाई की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई? हिज ब्रदर डाइड, उसके भाई की मृत्यु हुई, और उसने न्यूज सुना। न्यूज सुनने के बाद वो क्या होगा? फैंटेड हो गया, मतलब चिंता में हो गया, चिंतित हो गया, या मूर्छित हो गया आप कह सकते हैं। जब भी सेंटेंस आपको इस तरह का मिले वहां भी हम लोग पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा जब सारे सेंटेंसेस में काम जो हो वो एक के बाद दूसरा काम लगातार हो। ऐसे केसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। आइए इसको कैसे हल करेंगे देखा जाए। हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड न्यूज, ही फेंटेड। इस सवाल को 2 तरीके से हल किया जा सकता है। आइए पहला तरीका देखा जाए। पहला तरीका आप आफ्टर लगा के कर सकते हैं। आफ्टर हियरिंग द न्यूज, आफ्टर हियरिंग द न्यूज, किसकी न्यूज भैया? ऑफ हिज ब्रदर, ऑफ हिज ब्रदर डेथ, हिज ब्रदर डेथ, यानी उसके भाई की मृत्यु की जैसे ही उसने न्यूज सुनी, आगे कॉमा देना है, ही फेंटेड, ही फेंटेड। ये इसका पहला सॉल्यूशन था। दूसरा, आप आफ्टर की जगह ऑन भी लगा सकते हैं साहब। ऑन हियरिंग
द न्यूज ऑफ, इसके बाद सेंटेंस जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी रहेगा, सिर्फ डिफरेंट इस बात का है, पहले में आफ्टर लगा था, दूसरे में क्या लगा था, ऑन लगा था, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने इस्तेमाल किया है। दूसरे सेंटेंस क्या कह रहे हैं, माय फ्रेंड इज डिलिजेंट ही इज कनिंग, बदलना किस में है, कंपाउंड सेंटेंस में है। जब भी आपको दो सिंपल सेंटेंस मिले और कंपाउंड में चेंज करना हो तो ऐसे केसेस में हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ये डिलिजेंट और कनिंग एक दूसरे के विरोधाभास शब्द हैं, और यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बट। माई फ्रेंड इज डिलिजेंट बट कनिंग, बट कनिंग। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वेयर आर यू गोइंग आई डो नॉट नो, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्लेस की बात होती है तो वहां पे हम लोग वेयर इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर क्या इस्तेमाल करना है आपको, वेयर इस्तेमाल करना है। वेयर और ये जो आपके दो अलग अलग क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, आप जानते हैं कि दो क्लॉज आपको मिलता है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको मैं पहले लिखता हूं, अर्थात आई डू नॉट नो। कनेक्टर क्या लगाना है, वेयर, यानी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सारे सवाल को अच्छे से देखिएगा और आप सॉल्यूशन लिखते चलिएगा। अगला सवाल ये 2 बार हो चुकी है शायद, ये भी ऊपर मैंने आपको क्या कराया है, हल कराया है। और इसके बाद का सवाल देखा जाए, इसके बाद का सवाल, ही वॉज फाइन ही वॉज इन प्रिजन, बदलना किसमें है, कंपाउंड में बदलना है, यानी उसके ऊपर फाइन भी लगा और उसे इम्प्रिजन यानी जेल में भी भेज दिया गया। यानी ये सवाल क्यूमुलेटिव का है। कंपाउंड सेंटेंस में जब भी सवाल क्यूमुलेटिव का मिले तो आप उसमें एंड जोड़ते हैं। एंड आपको कैसे जोड़ना है, ही वॉज फाइन, और ये दोनों बात एक ही व्यक्ति के लिए है, अर्थात ही वॉज फाइन एंड इम्प्रिजन, इम्प्रिजन। ये सवाल क्यूमुलेटिव का था। कंपाउंड सेंटेंस में जब क्यूमुलेटिव की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, वही एंड का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अगला सेंटेंस देखेंगे, माय फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माय फ्रेंड इज नॉट डिलिजेंट, बदलना किसमें साहब, कंपाउंड में बदलना है। आप जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस में जब भी एक व्यक्ति के बारे में दो बात कही गई हो, जैसे माय फ्रेंड के बारे में दो बातें कही गई है, न तो ये इंटेलिजेंट है और न ही ये डिलिजेंट है, ऐसे केसेस में हम लोग नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो नियम लगेगा वो अल्टरनेटिव का नियम लगेगा, जहाँ पे चॉइस का मामला होता है, और न तो वो इंटेलिजेंट है न तो वो डिलिजेंट है, और ऐसे केसेस में आप जानते हैं नाइदर नॉर का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है आइए देखा जाए। माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलिजेंट, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। दोस्तों अगला सवाल देखा जाए, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होगा कि इसको आपको बदलना है दो क्लॉज में। जब भी किसी सेंटेंस में आपको एडवर्ब टू मिल जाए तो उसे मुझे सो में बदलना है और कनेक्टर दैट का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है आइए देखा जाए। इस टू को सो में बदलना है, अर्थात द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, कनेक्टर क्या लगाना है, दैट लगाना है। आगे एक क्वेश्चन के लिए आगे एक क्लॉज आपको और बनाना है, उस क्लॉज के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट आपके पास है द क्वेश्चन, और इसकी जगह पे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या, इट ले सकते हैं। इसके बाद आपको वर्ब चाहिए। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, इज का मतलब प्रेजेंट में है, और जब आप इसको चेंज करते हैं तो इज यानी प्रेजेंट में है तो हम लोग कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल आप करेंगे, कैन नॉट। आगे क्या लिखा हुआ है, सॉल्व, यानी ये जो टू है, टू की जगह मुझे इट कैन नॉट,
इस्तेमाल करना है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट में था तो मैंने कैन नॉट लगाया, कहीं अगर ये पास्ट में होता तो कैन नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट हम लोग लगाते। अगला सेंटेंस है आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। सिंपल में बदलना है। आप ध्यान देंगे कि पहले सेंटेंस में जो वर्ब आया है उसी दूसरे सेंटेंस में उसी वर्ब के बारे में बातचीत की गई है। और वर्ब के बारे में जब कोई एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी मिलती है तो हम लोग उसे एडवर्ब बोलते हैं। पहले सेंटेंस में आपको जो वर्ब मिलेगा दूसरे सेंटेंस में भी उसी वर्ब के बारे में बात की गई है, और मुझे क्या करना है कि उस वर्ब के बारे में जो एडिशनल जानकारी दे रहा है उसे एडवर्ब में बदल देना है। कैसे बदलना है आइए देखा जाए। अर्थात आई मेट माई फ्रेंड, I met my friend in the train, in the train। आप जानते हैं कि इसमें अगर मैं ly ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अर्थात I met my friend in the train unexpectedly, unexpectedly ये मेरा क्या बन गया, सिंपल में बदल दिया मैंने इसको। अगला सेंटेंस है आई लिव इन एन एयरी हाउस इट इज डबल स्टोरीड। कॉम्प्लेक्स में बदलना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हाउस है, हाउस का मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए आप इस्तेमाल करते हैं विच, और इसको बदलना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। यानी यहाँ पे जो कनेक्टर आप इस्तेमाल करेंगे वो विच इस्तेमाल करेंगे। कैसे, इन एन एयरी हाउस which is डबल स्टोरीड। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट ही रोट द गीतांजलि। सिंपल में बदलना है। किस में बदलना है साहब, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे ध्यान से समझिएगा। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको एक एपोजिशन इन नाउन का नियम बताया था कि जब पहले सेंटेंस में एक नाउन आया हो, आगे के सेंटेंस में उसी नाउन के बारे में बातचीत की जाए, तो मुझे क्या करना है कि पहले उस नाउन को लिखना है और आगे कॉमा देके उस नाउन के बारे में जो बात कही गई है उसको लिखना है। और आइए इसको कैसे मुझे लिखना है, कैसे इस नियम को इम्प्लीमेंट करना है इस सेंटेंस में, आइए अप्लाई करके देखा जाए। अर्थात पहले सेंटेंस में जो नाउन है वो कौन है, टैगोर है, जिसके बारे में आगे बातचीत की गई है। मुझे यहाँ क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद फिर मुझे वही सारे बातचीत लिखने हैं जो इस नाउन के बारे में आया है। तो ये टैगोर अ ग्रेट पोएट भी है, पहले तो हम लोग ये लिख दिया जाए। इनके बारे में क्या बात कही गई है सेंटेंस में, ये क्या है, अ ग्रेट पोएट है। आगे अ ग्रेट पोएट के बाद भैया इन्होंने गीतांजलि भी लिखा है, अर्थात रोड द गीतांजलि, रोट द गीतांजलि फुल स्टॉप। ये सिंपल में हमने इसको बदल दिया। दोस्तों अगला सवाल देखा जाए, द थीफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द थीफ वाज कॉट द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। बदलना किसमें, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। और अभी मैंने आपको ऊपर एक सवाल हल कराया था जहां पे आपने ऑफ्टर का इस्तेमाल किया था, जहां पे आपको बाकी सेंटेंसेस में जो काम मिले थे वो एक के बाद एक तुरंत मिले थे। और जैसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस वापस कहां चली गई, पुलिस स्टेशन चली गई। चोर को पकड़ने के बाद पुलिस कहां चली गई, पुलिस स्टेशन। ये दो काम हुए, दोनों काम एक के बाद दूसरा काम हुआ है। और ऐसे केसेस में पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब इसको हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार हल करेंगे, और इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। आप यहाँ पे ऑफ्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑफ्टर का इस्तेमाल करेंगे तो पहला सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। आफ्टर मतलब किसके बाद, आफ्टर कैचिंग द थीफ, यानी चोर को पकड़ने के बाद, आफ्टर कैचिंग द थीफ, आफ्टर कैचिंग द थीफ, थीफ को पकड़ने के बाद द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों काम एक के बाद दूसरा काम भी तुरंत हुआ, एक के बाद एक लगातार काम हुआ है, इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हैं। यानी हैविंग caught the thief, the police
रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन है। अगले सेंटेंस में कह रहा है द एग्रीमेंट वॉज साइन ऑल वर सेटिस्फाइड। देखिए दो काम हुए हैं और सिंपल में बदलना है साहब, दो काम हुए। एक काम तो हुआ है एग्रीमेंट को साइन कराने का और सब कुछ क्या रहा, सेटिस्फाइड रहा, मतलब एकदम संतुष्टजनक रहा। पहले सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, और जब कोई सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में मिल जाए साहब तो आप वहां हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करिए। कैसे इस्तेमाल करना है, अर्थात द एग्रीमेंट having been signed, उसके बाद कॉमा देना है और दूसरे सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है, ऑल वर सेटिस्फाइड। ये था इसका सॉल्यूशन। दोस्तों अभी कुछ सवाल और है और आइए उन सवालों को देखा जाए। कुल 25 से 35 क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में लिए हैं और कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको हल करने के लिए दूंगा और उन सवालों को आप हल करिएगा। यदि किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। कोई डाउट कंफ्यूजन ना भी हो तब भी आपको वीडियो कैसी लगी इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, इससे मुझे इनकरेज मिलता है और जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगले सवाल को देखेंगे साहब। अगला सवाल है रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। जब किसी पहले सेंटेंस में एक नाउन आया हो और दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन के बारे में बातचीत की गई हो, इसका मतलब वहां पे जो सेंटेंस इस्तेमाल होगा वो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम लोग एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो पहले सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में बातचीत हुई है दूसरे सेंटेंस में भी उसी नाउन के बारे में बातचीत हुई है और उस नाउन के बारे में जो एडिशनल जानकारी दी जा रही है इसी एडिशनल जानकारी को वहां से निकाल कर वहां से पिक करना है और पेन से पहले ले आके ड्रॉप कर देना है। फाउंड हर लॉस्ट पेन। अगला सेंटेंस क्या, ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। अब देखिए सिंपल में बदलना है, टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे टू का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे सेंटेंस में जो काम है पहले सेंटेंस में वो उसका रीजन है, अर्थात जो ये दूसरा वाला सेंटेंस है ये पहले सेंटेंस का उद्देश्य यानी पर्पस या रिजल्ट है। ऐसे केसेस में अभी ऊपर हमने टू लगाया था, यहां भी आप टू लगाइए, अर्थात ही इज वेरी स्लो टू विन द रेस। अगला सेंटेंस देखेंगे, अ टाइगर वॉज हंग्री। टाइगर कैसा है, भूखा है। ही किल्ड अ बुलक, बुलक वॉज हेफ्टी। बुलक कैसा है, हेफ्टी है। मतलब टाइगर हंग्री का, टाइगर हंग्री है इसका मतलब हंग्री टाइगर, और बुलक कैसा है, हेफ्टी बुलक है, इसका मतलब हैफ्टी बुलक। अब इन दोनों को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करना है, अब आइए ये करके दिखाएं आपको। जब भी हम इसे सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, सिंपल में ही कह रहा है बदलने के लिए, जी साहब सिंपल में ही बदलने के लिए कह रहा है। हंग्री टाइगर किल्ड ए हैफ्टी बुलक। ये था इस सेंटेंस का सॉल्यूशन। अगला सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट, स्टडियस एंड हैज अ जनरस माइंड, इट इज नोन टू वन एंड ऑल। बदलना किसमें, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। जब भी सेंटेंस में एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो और ये वाला सेंटेंस आपका डिपेंडेंट है और ये वाला सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है और किस में बदलने के लिए कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए कह रहे हैं, ऐसे केसेस में हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं और पहले आपको डिपेंडेंट लिखना है फिर दैट का इस्तेमाल लिखना है और दैट के बाद इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको आइए देखा जाए।
पहले आपको डिपेंडेंट लिखना है, यानी इट इज नोन टू वन एंड ऑल। कनेक्टर क्या लगाना है साहब, दैट लगाना है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को एज इट इज लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करने हैं। दूसरा सेंटेंस है इसके बाद, द रेंट इज हाई द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। कंपाउंड में बदलना है, और आप जानते हैं कंपाउंड में बट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां कह क्या रहा है, द रेंट इज हाई हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। रेंट तो ज्यादा है लेकिन घर कैसा है, एकदम सेटिस्फैक्ट्री है। इसका मतलब भैया इस सेंटेंस को हम लोग जब चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह चेंज करेंगे, द रेंट इज हाई बट सेटिस्फैक्ट्री। ये था इसका सॉल्यूशन। ही इज इल ही विल नॉट गो टू कॉलेज, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस यही कहीं दिखाया है, कहां भैया, ये देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना था। और जब भी किसी एक सेंटेंस में कोई ऐसा काम हो जो दूसरा सेंटेंस हो वो उसमें रीजन दिखाई जाए, अर्थात इस सेंटेंस में आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ही इज इल, वो बीमार है, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीमार है। अर्थात इस सेंटेंस में रीजन शो हो रहा है, और जब रीजन शो हो तो वहां पे हम लोग बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और ये सेंटेंस जरूर कॉम्प्लेक्स में कह रहा होगा, ये देखिए कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है, चेंज करना है। अर्थात जब आप इसको चेंज करेंगे तो अब इसको मैं क्लियर करके थोड़ा सा ऊपर कर लूं। इस सेंटेंस में रीजन है, यानी मुझे बिकॉज लगाना है। जब भी हम इसको हल करेंगे तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, क्यों भैया, क्योंकि वो बीमार है, ही इज इल। ये था इसका सॉल्यूशन। सेंटेंस है, द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। बदलना किसमें है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। और आपने टेंस में भी देखा होगा कि आपको टेंस में भी इस तरह के सेंटेंस मिले होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यहाँ पे समय का डिनोशन होता है, टाइम ऑफ, यहाँ पे डिनोशन ऑफ टाइम है, समय का बोध हो रहा है। और जब समय का बोध हो तो पहले के अर्थ में बिफोर और बाद के अर्थ में हम लोग आफ्टर लगा के उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं। कैसे बदलना है आइए देखा जाए। द पेशेंट had died, the patient had died before the doctor came। मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। before the doctor came, यानी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, बिफोर। और बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल आप करते हैं जब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना हो। बाद के अर्थ में हम लोग आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, और पहले के अर्थ में हम लोग बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर ये कुछ सवाल लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसके बाद अभी कुछ क्वेश्चन और है। अभी क्लास हमारी ओवर नहीं हुई है, अभी कुछ तो बाकी है और कुछ तो गड़बड़ है। बाकी का मतलब गड़बड़ है, ओहो ज्यादा गड़बड़ है, ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। यहाँ ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जो पता नहीं कैसा ये सब चिन्ह दिख रहा है, यहाँ मैंने कुछ सवाल लिए थे आपके लिए, लेकिन ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे अपने सेशन को फिनिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे हम लोग अपने सेशन को फिनिश कर रहे हैं। लेकिन आप जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक होगा।
तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि सिंथेसिस के सारे नेचर पे मेरी बातचीत हो। लगभग सभी नेचर से हमने सवाल भी पिक किए थे, वो सारे सवालों को एक एक सवाल को हमने हल भी कराया पूरे एनालिसिस के साथ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को जाते जाते लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन।